व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सर्वे, उसका वॉल्यूम 1 चैप्टर 1, वहां पर ये बात है। ट्विन बैलेंस शीट आप समझते हो एसेट लायबिलिटी का बैलेंस शीट होता है। ट्विन बैलेंस शीट मतलब कोई दो ग्रुप है, वहां पर ये तकलीफ है। पहला ग्रुप है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनकी बैलेंस शीट में क्या तकलीफ, आज बात करेंगे। दूसरा ग्रुप है लार्ज कॉर्पोरेट्स, उनको क्या तकलीफ है, वो भी आज बात करेंगे। मैंने आपको बोला था कि सर्वे अगर आप मेंस परीक्षा गुजराती या हिंदी में देखनी है तो हिंदी वाला भी देख लेना पीडीएफ फाइल। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम उसका हिंदी क्या होगा, दोहरे तुलन पत्र की चुनौती। अब इतना हिंदी याद रखना, ये भी एक चुनौती है। गुजराती क्या होगा, बेवड़ा तुलन पत्रनी चुनौती। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। सबसे पहले ये बैंकों की बैलेंस शीट में क्या प्रॉब्लम, सरकारी बैंक। ये कुछ सरकारी बैंकों के Q3 2015 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ठीक, वो सर्कल के अंदर हो और मैं उसके 4 स्लाइस कर दूं तो हर एक स्लाइस में कितना आएगा, 3 महीने, राइट। तो क्वार्टर 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 कितने हुए, अपना फाइनेंशियल शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, तीसरा क्वार्टर क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 2015 वहां पर ये कुछ सरकारी बैंकों के आंकड़े आए हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, 3000 करोड़ से ज्यादा का उसको नुकसान हो गया, ऐसा उसने खुद रिपोर्ट किया है। एंड दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट एपिक फेल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, कि इतना बड़ा नुकसान कहीं किसी ने ना देखा ना सुना। एपिक फेल मतलब कि अगर सीसेट प्रीलिम के अंदर जीएस पेपर को आप क्वालिफाइंग कर दो 33% और केवल एप्टीट्यूड के बेस पे सिलेक्शन होना हो, फिर भी अगर कोई इंग्लिश मीडियम का इंजीनियर वो मेंस के लिए क्वालिफाई ना हो पाए, दैट लेवल ऑफ एम्बेरसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन वो यहाँ पर है। कि ये खोपचे वाली हिंदी मीडियम की बैंक, ये देना बैंक और इलाहाबाद बैंक, उनका नुकसान इतना छोटा, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो इतना कॉर्पोरेट स्टाइल से काम करती है, इतना प्रोफेशनली काम करती है, उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो दैट इज बैलेंस शीट स्ट्रेस, आप देख सकते हैं। फिर पंजाब नेशनल बैंक, तो हाँ 51 करोड़ का मुनाफा हुआ, लेकिन अगर आप Q3 2014 के आंकड़े देखें तो उसके सामने पंजाब नेशनल बैंक का 93% प्रॉफिट कम हो गया है, बहुत कम ही आ गए। उसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो 62% कम प्रॉफिट आया उसका पहले के अनुसंधान में। तो ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कि इनकी बैलेंस शीट में बहुत सारी स्ट्रेस आ रही है। क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, आज बात करेंगे। और ये सवाल होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का इतना बड़ा क्यों नुकसान हो गया। एक लाइन में आंसर दे रहा हूं अगर इंटरव्यू में, तो हायर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स बाय आरबीआई। वो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या है आज स्लाइड में हम देखेंगे आगे। ठीक, ओके। तो दोहरे तुलन पत्र की चुनौती, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, उसका पहला फोकस है अपना पब्लिक सेक्टर बैंक, और वहां पर ये बैलेंस शीट में काफी तकलीफ है। अब सवाल होता है ऐसी तकलीफें क्यों आई, आराम से थोड़ी थोड़ी थियरी और करंट देखते हैं। अगर आप बैंक में जाके सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट खुलाते हो, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, आपका फाइनेंशियल एसेट। ठीक, कस्टमर बैंक में पैसा डालेगा, दैट इज हिज फाइनेंशियल एसेट। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ और है, उसके लिए वो चीज है लायबिलिटी। क्यों, आपने डिपॉजिट दी है तो वो पैसा भी आपको परत करना है और उस पर ब्याज भी आपको देना है, राइट। तो ऐसी बैंक की जो लायबिलिटी होती है 2 सोर्स से आती है, एक तो डिमांड डिपॉजिट और दूसरी होती है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडीआरडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और भी कुछ उदाहरण होते हैं, राइट। अब ये सारा पैसा आया बैंक के पास, वो बैंक घुमाती है लोन में। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन उसकी एसेट्स हैं, क्यों, उससे उसको आमदनी इनकम जनरेट होती है। ठीक, और भी क्या कि ये जो अपना डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में बैंक को पैसा आता है, उसके लिए लायबिलिटी है, तो आप उसका नेट निकालो, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, राइट। उसका कुछ पैसा बैंक ने एक तरफ रख देना है, 4% सीआरआर में, 21.25% एसएलआर के अंदर। बाकी जो पैसा बचा वो लोन में घुमाएंगे, लेकिन शर्त है 40% ऑफ दैट शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। ठीक, तो मोटी बात यह है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन्स उसके लिए एसेट्स हैं, इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये जो एसेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले होती है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब ऐसी लोन जिसके ऊपर नियमित रूप से प्रिंसिपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। उसके बाद आएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अनर्जक परिसंपत्तियां, मतलब ऐसी लोन पेपर्स जहां पर 90 दिनों से ज्यादा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट इज ओवर ड्यू। ठीक, 90 दिनों से ज्यादा बैंक को
उस लोन के ऊपर अगर प्रिंसिपल, मुद्दल या ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो उसे बोलेंगे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये सामान्य लोन के लिए। एग्रीकल्चर लोन में एनपीए का कंसेप्ट दूसरा होगा, वहां 90 दिन नहीं देखेंगे, वहां क्रॉप सीजन के हिसाब से देखेंगे कि 2 क्रॉप सीजन तक पैसा नहीं मिला या 3 क्रॉप सीजन तक, लाइक दैट एनपीए। उसके बाद अगर वो एनपीए वाली फाइल वही 12 महीनों तक या उससे ज्यादा एनपीए ही रहे तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। वही सब स्टैंडर्ड एसेट और 12 महीनों या उससे ज्यादा तक सब स्टैंडर्ड ही रहे तो उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स। और अगर बैंक खुद से या आरबीआई या कंपनी के ऑडिटर वो ये बोलते हैं कि आपने ये जो भी लोन दिया था उसके सामने मॉर्गेज में जो चीज थी वहां से कोई खास पैसा रिकवर नहीं हो सकता या कुछ भी साल्वेज नहीं कर सकते कबाड़ी में भी, देन इट इज कॉल्ड लॉस एसेट्स। याद रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स एसेट, ये प्रीलिम में कैसे पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन और कंपोनेंट के रूप में। एनपीए किसको बोलते हैं, या सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल। ठीक, स्टैंडर्ड नियमित रूप से प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिल रहा है, एनपीए 90 दिनों से ज्यादा, सब स्टैंडर्ड एनपीए प्लस 12, डाउटफुल सब स्टैंडर्ड प्लस 12, और लॉस तो पता चल जाएगा। ठीक, अब सवाल होता है कि स्टैंडर्ड एसेट और वो तो अचानक से 90 दिन बाद तुरंत एनपीए हो गया, तो व्हाट इफ उससे पहले अगर हमको कोई साइंस ऑफ स्ट्रेस देखने को मिल जाती, ठीक, तो बैंक उसकी कुछ दवाई कर पाता। ये तो अचानक से कि 90 दिन बाद तुरंत एनपीए हो गया, तो उससे पहले अगर हमको कोई वार्निंग साइन मिल जाती तो बैंक वाले कुछ कर पाते। आरबीआई को ये लगा, इसलिए वो एक नई कैटेगरी लेके आई यहाँ पर स्टैंडर्ड एसेट्स और एनपीए के बीच, उसको बोला स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, SMA। SMA क्या है अभी हम बात करते हैं। आरबीआई एनपीए का प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रहा है, तो आरबीआई लेके आई एक फ्रेमवर्क कि ये स्ट्रेस एसेट को हम जल्दी जल्दी रिकवरी कैसा कुछ करें। तो वो उन्होंने बोला सबसे पहले एक नेटवर्क या पोर्टल बनाओ जिसको बोलेंगे सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, CRILC। ये क्या है, यहाँ पर बैंक और ऐसी एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट लेती हैं और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब 100 करोड़ या उससे ज्यादा उनका साइज है, ऐसे जो भी लैंडर्स हैं वो लोग इस रिपोजिटरी या पोर्टल के अंदर अपना लोन का डेटा देंगे। कौन सी लोन, 5 करोड़ या उससे अधिक वाली लोन, कि ये हमने लोन दी थी और ये जनरेट हो रहा है। वो जो यहाँ पर वो डेटा अपलोड करेंगे वो इस तरह से होगा। एक तो कि स्टैंडर्ड एसेट हमारी ये है, सेकंड SMA 0 मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, ऐसी लोन्स जहां पर कि 30 दिनों से ज्यादा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू है। SMA 1 मतलब 31 दिनों से ज्यादा अप टू 60 डेज तक प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू है। SMA 2 मतलब 61 डेज से ज्यादा लेकिन अप टू 90 डेज तक, और फिर हो जाएगा सीधा एनपीए, याद करो, राइट। 90 दिन से ज्यादा होगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट ओवरड्यू, देन इट इज एनपीए। इससे क्या फायदा, इस पोर्टल के अंदर यदि कोई लोन रिपोर्ट हो जाए कि वो SMA 2 हो गई है, तो तुरंत ये जो लोग भी हैं बैंक और एनबीएफसी वाले, उनका एक ज्वाइंट लेंडर ग्रुप बनाया जाएगा JLG, और उन्होंने एक करेक्टिव एक्शन प्लान CAP बनाना होगा ताकि ये जो SMA है, राइट, वो एनपीए में तब्दील ना हो जाए। दैट इज द आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। अब ये करेक्टिव एक्शन प्लान क्या है, आरबीआई 3R फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग द डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, कि ऐसे में कुछ रिपोर्ट हो गया तो अब वो एनपीए ना बन जाए उसके लिए क्या करें। 3R कर सकती है बैंक वाले। फर्स्ट R इज रेक्टिफिकेशन, सेकंड R इज रिस्ट्रक्चरिंग, एंड थर्ड R इज रिकवरिंग। एक एक करके देख लेते। सबसे पहले ये रेक्टिफिकेशन समझते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी शुरू करनी हो तो अपने को कैपिटल चाहिए, और कैपिटल लाने के 2 तरीके होते हैं, डेब्ट एंड इक्विटी, राइट। तो डेब्ट जो देते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डेब्ट कैसे आता है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, लोन है। इस प्रकार से कंपनी कैपिटल लेके आई तो उन्होंने क्या, नियमित रूप से इंटरेस्ट भी देना होगा और प्रिंसिपल भी वापस करना होगा, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस कर रही है। और जब आपकी कंपनी खड्डे में जाएगी, उसका लिक्विडेशन होगा, तो इन क्रेडिटर्स का आपके एसेट्स पे फर्स्ट क्लेम होगा। एक दूसरा तरीका है कैपिटल लाने का, इक्विटी। इक्विटी मतलब आप किसी को पार्टनरशिप दे दो, अपने आईपीओ शेयर्स इश्यू कर दो, वेंचर कैपिटल फंड से लेके आओ पैसा, एंजल इन्वेस्टर से लेके आओ, राइट। अब इन सब से जो आपने पैसा कैपिटल जमा किया उससे आप अपना प्रोडक्शन शुरू करो। अगर प्रॉफिट होता है तो उनको डिविडेंड के रूप में पैसा देना है, और अगर कंपनी लिक्विडेशन होगा तो इन लोगों का, इक्विटी वालों को बोलते हैं ओनर्स या प्रोप्राइटर्स, उन लोगों का लास्ट क्लेम होगा, राइट। तो कोई भी कंपनी इस प्रकार से शुरू होती है और एक कैपिटल मिला और वो चले। मान लो ये कंपनी अब अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, ऐसे में हो गया उसका, एनपीए की तरफ वो जा रही है,
तो सबसे पहली दवाई है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में बैंक वाले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि वो बैंक वाले खुद से एडिशनल इन्वेस्टर ढूंढ के लाए, ऐसे वीसीएफ एंजल इन्वेस्टर या कोई पार्टनर, ताकि बैंक का ये कंपनी का कैपिटल थोड़ा और आ जाए और वो अपनी गाड़ी लाइन पे आ जाए। अगर ऐसा कुछ ना हो पाए तो बैंक वाले उसको एडिशनल लोन दे सकते हैं वो कंपनी वाले को, ताकि उसे और कैपिटल हाथ में आए तो वो आगे काम करे। लेकिन बशर्त है कि ये एवरग्रीनिंग नहीं होना चाहिए। एवरग्रीनिंग मतलब मैंने लोन लिया था, अचानक से वो ऐसे में बनने लगा तो बैंक वाले मुझे और लोन दे दें और वापस मेरा स्टैंडर्ड एसेट में आ गया, फिर मैं वापस खड्डे में गया, वापस वो लोन दे, तो क्या हो रहा है, वो विशेष साइकिल, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज फर्स्ट क्या, रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन में शर्त ये है कि जो भी लोन दी जाएगी या पुरानी वाली जो भी लोन है, वहां उनको उसकी जो टर्म टेन्योर होता है या फिर इंटरेस्ट, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। सो दैट इज फर्स्ट थिंग, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ना मदद करे तो दूसरा सॉल्यूशन आएगा रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या, फंडा तो यही है कि कैपिटल दो तरीके से जनरेट होता है, डेब्ट एंड इक्विटी, राइट। ये कंपनी किसी ने क्लाइंट ने शुरू की है। शर्त है कि रेक्टिफिकेशन से उसका काम नहीं हो पा रहा है, राइट। और ये क्लाइंट विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। मतलब विलफुल डिफॉल्टर किसे बोलते हैं, जिसके पास पैसा है फिर भी वो आपकी लोन परत नहीं करा, दैट इज विलफुल डिफॉल्टर। ये आदमी नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर भी नहीं है। नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर ऐसा आदमी जो बैंक से लोन लेने को तो आता है, लेकिन उसके अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है वो बैंक को नहीं बताता, कि मेरा इतना पार्टनरशिप में पैसा लाने वाला हूं या शेयर वाला XYZ। ऐसा भी ये आदमी नहीं है। और ये आदमी ने अपने जो भी लोन का पैसा वो कहीं और डाइवर्ट नहीं किया, किसी प्रकार की मिसचिफ नहीं कर रहा है। ऐसा अगर क्लाइंट है तो उस केस में बैंक रिस्ट्रक्चर कर सकती है उसका लोन। मतलब लोन रिस्ट्रक्चर करना मतलब कि आपको जितने महीनों या साल में लोन परत करना था, उस टेन्योर में बैंक थोड़ा रिलैक्स कर दे कि 10 साल नहीं 15 साल में वापस करना। या फिर कि आपके लोन पे जो ब्याज देना था 10% तो उसको कम करके बैंक बोले कहीं 9% देना, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रक्चरिंग। तो एक ये कर सकते हो। उससे आगे बहुत बड़ी केस में आरबीआई ये भी बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, SDR भी कर सकते हो। अब ये क्या है, आप समझो बैंक ने लोन दिया, दैट इज डेब्ट, ठीक। अब अगर बैंक SDR में जाए तो वो क्या करेगी, ये लोन है उसके सामने इक्विटी में उसे तब्दील कर दे, मतलब उसने सामने शेयर उसको कंपनी के मिल जाए, दैट इज क्या, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, की आप बैंक वाले अपनी डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दें। इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या, अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड में ज्यादा पैसा मिलेगा। नुकसान क्या, लिक्विडेशन होगा तो अंत में आपको क्लेम मिलेगा। अब आप समझो कि बैंक के ऊपर एक नियम ये होता है कि वो लोन का पैसा शेयर मार्केट में नहीं घुमा सकती, ठीक। इसलिए ये स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग में प्रोविजन ये है कि बैंक चाहे तो ये डेब्ट वाला हिस्सा इक्विटी में तब्दील करा सकती है, लेकिन वो जो भी इक्विटी है, शेयर वगैरह, 18 महीनों में उसे किसी को बेच देनी पड़ेगी, वो अपने हाथ में नहीं रख सकता। सो दिस इज सेकंड रिस्ट्रक्चरिंग। और खास प्रीलिम के लिए याद ये वाला रखना है, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग ये क्या है। 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट उसमें उल्टा बना सकते हैं। स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग तो वो स्ट्रेटेजिक कंपनियों के लिए दी जाती है, स्ट्रेटेजिक PSU के लिए, और वो बातें गलत है। क्या है स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, बैंक अपना जो भी लोन है उसे इक्विटी में तब्दील कर दे, लेकिन 18 महीनों में उसे बेच देना पड़ेगा, दैट इज SDR, ठीक। तो RBI का 3R फ्रेमवर्क था फॉर रिवाइटलाइजिंग डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। पहला क्या था, रेक्टिफिकेशन, वहां पर टेन्योर और इंटरेस्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा था रिस्ट्रक्चरिंग, वहां पर टेन्योर और इंटरेस्ट को थोड़ा रिलैक्स कर सकते थे। मान लो ये भी फेल गया और ये भी फेल गया, तो तीसरा उपाय क्या होगा, रिकवरी, सोटी वागे चमचम। सरफायसी एक्ट के अंतर्गत बैंक रिकवरी कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं ये क्या है। सरफायसी मतलब सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बैंक की MCQ में ये घुमा के पूछते हैं, आपने लिए इतना काम कर रहे हैं। सरफायसी एक्ट का फंडा ये है कि बैंक वाले अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं आपकी मिल्कियत को जब्त करके। और ये पावर किसके पास है, एक तो बैंक को मिला है, और दूसरा ऐसी NBFC कंपनी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस, मकान के लोन देते हैं, वो दोनों जाके ये काम कर सकते हैं। और प्रावधान, ये चीज सिर्फ लागू होती है सिक्योर्ड एंड मॉर्गेज लोन्स, मतलब कि आपने जो लोन लिया है उसके सामने आपने जो चीज फैक्ट्री या मकान गिरवे रखा है वो ही बैंक जाके अटैच कर सकती है। शिवाजी द बॉस, इस पिक्चर में स्टोरी ये थी कि रजनीकांत अपने पैसे से ये
मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, लेकिन एज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था तमिलनाडु में, तो वो मिनिस्टर ने फाइल क्लियर नहीं किया और उसने जो लोन में पैसा था वो खड्डे में गया। तो उस वक्त रिकवरी में ये दिखाते हैं कि ये बैंक वाला उसके हाथ की घड़ी भी निकाल लेता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्या केवल जो सिक्योर्ड या मॉर्गेज चीज है उसी को आप, ऐसा नहीं कि फिर उसके घर बच्चे का साइकिल भी कबाड़ी नहीं। पहली बात सरफाइसी में। दूसरी बात, ये एग्रीकल्चर लोन को लागू नहीं होता है। आप याद करो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, जो भी लोन घुमाते उसका 40% प्रायोरिटी में जाना चाहिए, और वहां पर भी ये नॉर्म है कि 18% एग्रीकल्चर प्लस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो ऐसा नहीं कि बैंक सरफाइसी में जाके उसकी भी वो जमीन जब्त कर ले, नहीं, वो तो फिर पुरानी जमींदारी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, वो वहां पर भी नहीं कर सकते। बाकी सारे केस में बैंक ये कर सकती है कि जाके उनकी जो जो मॉर्गेज एसेट्स है उसको वो अटैच कर ले, जब्त कर ले, और ऐसा करने के लिए बैंक को किसी कोर्ट के भी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं, वो सीधा नोटिस मार के वो ले सकते हैं। फिर वो जो भी एसेट उनके हाथ में आ गई, बैंक वो चाहे तो उसको नीलामी कर सकती है, सेल कर सकती है, या फिर कि अगर कंपनी हाथ में ले दी तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां अपने आदमी बिठा सकते हैं, सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक। सो फर्स्ट थिंग, सरफाइसी एक्ट वो कहां पर कैसे लागू होता है। पहली बात, मान लो माल्या के केस में ये लागू किया और ये किंगफिशर की उसकी मेन हेडक्वार्टर ऑफिस जब्त कर ली, स्वाभाविक है माल्या को लगेगा कि ये नाइंसाफी है। अपील स्ट्रक्चर क्या है, वो बैंक के इस कारनामे के खिलाफ जाके अपील कर सकता है। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, अलग से है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे ही जाके अपील नहीं मार सकता। 12,000 से लेके 1.5 लाख तक की फी भरनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कितने लाखों का आपने लोन लिया था। ऐसा क्यों है फी स्ट्रक्चर? टू डिस्करेज, जैसे अपना यूपीएससी में 4.5 लाख लोग अप्लाई क्यों करते हैं, 100 रुपए ही फी है। कैट की परीक्षा में आप देखो 1 या 2 लाख लोग अप्लाई करें, क्यों? 1800 रुपए फी है। सो टू डिस्करेज दिस नॉन सीरियस टाइप ऑफ पीपल, यहाँ पर भी वही प्रावधान है। आगे मान लो कि यहाँ पर भी माल्या को DRT वालों ने मदद नहीं की, कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, तो वो आगे चल के ऊपर अपील कर सकता है, दैट इज DRAT, डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। लेकिन यहाँ पर भी शर्त है कि अगर इसने इधर जाके अपील मारनी है तो जितने रुपए का लोन लिया था उसका 50% पहले डिपॉजिट दे देना पड़ेगा। अगर वो जीत गया तो वापस, वरना तो स्वाभाविक है। ये भी क्यों प्रावधान, ताकि एकदम सीरियस आदमी जो हो वही आए अपील स्ट्रक्चर में, वरना बाकी सबसे बैंक अपना जल्दी जल्दी एसेट रिकवर कर पाए। आगे बात, मान लो ये ऑफिस बैंक अपने हाथ में रखती है, पर नियम ये है कि 7 साल से ज्यादा बैंक ऐसी कोई भी एसेट को अपने हाथ में नहीं रख सकती। तो क्या काम कर सकती है बैंक? या तो ऑक्शन करती, सेल करती है, ऐसा कुछ। मान लो कुछ जम नहीं रहा है तो अलग से इसके कबाड़ी वाले भी होते हैं, जिनको बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC। क्या करते हैं ये, इस प्रकार की एनपीए में जो भी ऑक्शन वाली एसेट है या ऐसे कुछ, वो हाथ में ले लेंगे और फिर उसके टुकड़े करके वो बेचेंगे, कि ऑफिस है तो जेरोक्स मशीन इसको बेचा, कार इसको, एंड सो ऑन, ये वो करते हैं। सो दिस इज ARC, ये पूरा स्ट्रक्चर एक है। तो अपने को लगता है कि हाँ ये तो बढ़िया है, तो फिर एनपीए और रिकवरी का तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कुछ आंकड़े हैं सर्वे में। आप देखिए 2014-15 में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कुल मिला के केस कितने आए? 4 लाख करोड़ से ज्यादा के केस आए, और वहां पर रिकवरी कितने में हो पाई? बस इतना छोटा सा पोर्शन है, बाकी तो ये सारा चीज पेंडिंग है। तो यहाँ पर भी ये तारीख पे तारीख और न्यूसेंस चल ही रहा है, टू मच बैकलॉग इन DRT। तो अब हम आते हैं बजट पे, इसकी दवाई क्या? बैंक एनपीए और बैंकरप्सी के खिलाफ लड़ने के लिए बजट 2016 में क्या बोला? उससे पहले सरकार ने कुछ काम करा दिए थे। एक तो चला इंद्रधनुष प्लान। देखिए, एक है मिशन इंद्रधनुष, वो क्या? 7 प्रकार के रोग के सामने वैक्सीनेशन। दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंद्रधनुष प्लान है टू रिवाइटलाइज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वहां पर एक बात ये करी गई कि ये जो अपनी DRT है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वो 6 और जगह पे खड़ी करेंगे, चंडीगढ़, बेंगलुरु वगैरह। तो स्वाभाविक है जल्दी जल्दी केस का निपटारा होगा। तो एक तो सरकार ने ये करवा दिया पिछले साल। फिर सरकार ने ये बोला बजट में कि ये जो सरफाइसी कानून है उसे हम और मजबूत करेंगे, DRT का पावर और बढ़ाएंगे। ये पूरा जो काम चल रहा है उसका कंप्यूटराइजेशन ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड कराएंगे, ताकि जल्दी जल्दी वो पूरा अपील फाइलिंग वगैरह हो सके। फिर ये जो कबाड़ी वाली कंपनियां था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको और मजबूत करने के लिए उनको भी इनकम टैक्स की कुछ बेनिफिट हम दिलवाएंगे, ताकि वो भी अपना काम बखूबी कर सके और बैंक वाले अपना रिकवरी ला सके पैसों का। और 2015 दिसंबर के अंदर ही सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आई थी, ताकि जल्दी जल्दी रेजोल्यूशन हो पाए। ये क्या है हम समझते हैं, व्हाट इज दिस बैंक्रप्सी कोड। देखिए, अब तक हमने ये बात करी कि सरफाइसी एक्ट क्या है और उसके अंदर रिकवरी का क्या स्ट्रक्चर है, कि सबसे पहले अटैच कर लिया, राइट।
क्लाइंट को तकलीफ थी तो वो डीआरटी में गया, नहीं तो फिर आगे जाएगा डीआरएटी में और पूरा ये चलता है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर भी तारीख पे तारीख का तकलीफ है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन का केस चल रहा है, लेकिन रिकवरी बहुत कम है। सो व्हाट इफ ये जो पूरा फॉर्मल लीगल सिस्टम है उसके बाहर कोई दूसरा अपने पास उपाय होता कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर पाते, कुछ मांडवाल जुगाड़ ऐसा कुछ कर पाते। दैट विल बी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015। क्या प्रावधान है? बैंक है, बोरोवर है और वो लोन का पैसा नहीं दे रहा है, तो इनकी ये जो भी एसेट है जो पकड़नी है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एडजुडिकेटर उसको टेक ओवर कर लेगा और 180 दिनों के अंदर ही इन दोनों के बीच वो मांडवाल करा देगा। पहली बात, परेश रावल वास्तव, विठल कानिया और फ्रैक्चर पांड्या, इन दोनों के बीच इसने मांडवाल करने का ये काम कर रहा है, राइट। तो वो क्या है, आउट ऑफ द कोर्ट कि मेरे भाई को इसने मार दिया संजय दत्त को और कोर्ट में 20 साल लड़ने से बेटर कि यहाँ सेटलमेंट हो जाए। सेम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या बोलता है कि ये बराबर है कि आप डीआरटी में जाओ और ये सब, लेकिन उस वहां पे ना जाना हो तो उससे पहले आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि बैंक जो आपकी एसेट जब्त करने वाली थी वो बजाय उसके ये अपना जो प्रोफेशनल एडजुडिकेटर है वो अपने कब्जे में ले ले और 180 दिनों में इन दोनों के बीच कुछ आर्बिट्रेशन मांडवाल रिजोल्यूशन करा दे। सवाल, बैंक को तो इसमें ये गेम में आने का उत्सुकता दिलचस्पी होगी क्योंकि उनको तो यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, राइट। लेकिन इसको क्या दिलचस्पी हो सकती है? माल्या के केस में मतलब कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो तो इधर जाए तो भी उसको और इधर जाए तो भी, तो उसके अट्रैक्ट करने के लिए भी प्रावधान है। दैट इज, आपको अमेरिका के अंदर वो होता है प्ली बार्गेनिंग, मतलब आप अपना गुनाह कबूल कर लो तो जो 10 साल की सजा उससे कम होकर 8 साल की मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्ट का टाइम बच रहा है। भारत के अंदर भी वो अपना होता है कि आप सरकारी गवाह बन जाओ तो जल्दी जल्दी कोर्ट का निपटारा हो गया तो आपको कम सजा मिलेगी। सेम वे अगर बोरोवर इधर पंगा करने की बजाय कबूल हो जाए कि हाँ हम लोग आर्बिट्रेशन में चलते हैं, इन दैट केस ही कैन सीक फॉरगिवनेस कि मेरी अगर लाख रुपए की लोन है तो उसमें से आप 10% मेरे को माफी दे दो तो मैं इधर आने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार से उसे अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या है, कैरेट, ही कैन सीक फॉरगिवनेस अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट। वो कितनी अमाउंट होगी वो केंद्र सरकार अपने ये कानून के तहत जो भी गाइडलाइन इशू करेगी वहां पे वो दिया जाएगा। एक बात, तो ये तो हुआ उसके लिए कैरेट, और सामने स्टिक भी होना चाहिए। स्टिक ये कि अगर ये यहाँ ये एडजुडिकेशन प्रोसेस में कोई गलत जानकारी दे या फिर कि ये इसको जो भी एसेट जब्त करनी थी उसमें कहीं पर कोई डाइवर्जन करा दे फंडिंग का या कुछ भी और करे डिफ्रॉड करने के लिए, तो उस केस में उसे फाइन या जेल या दोनों के प्रावधान भी हैं। ये दूसरी बात। और आगे ठीक है, यहाँ पर कि लैंडर एंड बोरोवर एक एडजुडिकेटर के पास जाके मांडवाल करा सकते हैं। मान लो कि मांडवाल आर्बिट्रेशन हो भी गया, हो सकता है इन दोनों में से किसी एक पार्टी को उसमें मजा ना आए, तो अपील स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर अपील स्ट्रक्चर क्या है? पहली बात, मान लो कि ये बोरोवर एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है, राइट। तो ऐसे केस में मुझे मान लो कि इस आर्बिट्रेशन प्रोसेस में उसे लगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो अपील में जा सकता है इधर सरपाइसी की जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वहां पर वो जा पाएगा और उससे आगे डीआरएटी एंड सो ऑन। ये किसके लिए? फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। मान लो अगर ये कोई कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ऐसी कोई कंपनी है और इस प्रोसेस के बाद उसको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो भी अपील में जा सकता है, लेकिन डीआरटी में नहीं, कहीं और। कंपनीज एक्ट 2013 उसके तहत 4 स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। एक थी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दूसरी थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तीसरी थी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड और चौथा था सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस फ्रॉड के लिए, राइट। तो 4 स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर एक थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कोई कंपनी ये बैंक्रप्सी के आर्बिट्रेशन में आती है लेकिन उसको लगता है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ही कैन गो टू अपील किधर? ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, वो वहां पे जाएगा और फिर उसके ऊपर अपील जाएगा। ठीक, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा सेलिएंट फीचर क्या? ये पूरा जो स्ट्रक्चर सिस्टम चलेगा उसके ऊपर कोई सुपरवाइजरी बॉडी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आरटीआई है तो सबसे ऊपर कौन होता है? सीसीआई, राइट। तो ऐसे यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा जिसके अंदर 10 मेंबर्स होंगे, जहां केंद्र सरकार आरबीआई दोनों के नुमाइंदे होंगे। फिर ये जो पूरा लोन वाला गेम चल रहा है तो एक कोई ऑनलाइन पोर्टल जुडिशियल सिस्टम जैसा होना चाहिए ताकि एक ही आदमी अलग अलग जगह लोन लेके वो इसकी टोपी उसके सर पे ना कर सके, जल्दी जल्दी निपटारा हो सके। तो हाँ, एक ऐसा कोई पोर्टल बनाया जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। और
ये पूरी सिस्टम को सस्टेन करना है तो ढेर सारा पैसा भी चाहिए। तो हाँ, ये जो बिल है उसके अंदर इंफॉर्मेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड के भी प्रावधान है और वो पैसा कहाँ कैसे आएगा उसकी भी सारी बातें हैं, राइट। तो बजट के अंदर क्या बोला, एनपीए बैंक्रप्सी का उसका जल्दी से रेजोल्यूशन करने के लिए एक तो कि हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015 का बिल दिसंबर में ही प्रस्तुत कर चुके हैं और उसे हम लागू करेंगे, ऐसा पहला बात बजट में बोला। दूसरी बात कि हम लोग ये जो बैंक इंश्योरेंस और दूसरे ऐसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट वहां पर बैंक्रप्सी उनकी खुद की हो तो उससे लड़ने के लिए कोड ऑन रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फर्म अलग से लेके आएंगे। तो एक ये, दूसरा ये 1+2 इक्वल्स कंप्लीट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इंडिया। अब सवाल ये लंबा चौड़ा बोल बच्चन आप पढ़ा रहे हो, कुछ काम का है कि नहीं। 2015 मेंस पेपर 2 वहां पे पूछा गया कि ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 वहां पर ऑर्डिनेंस के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं, उसे भारत के अंदर ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म और कैसे इंप्रूव होगा, तो ऐसा एक सवाल पूछा गया। तो हाँ, ऐसे ही अनुसंधान में पैरेलल कुछ पूछ सकते हैं मिलता जुलता। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015 टू फिल अप द सिस्टमैटिक वैक्यूम दैट एग्जिस्ट रिगार्डिंग बैंक्रप्सी सिचुएशन इन इंडियन फर्म्स। ऐसा कुछ पूछ ले तो भी ये जवाब में कोट कर सकते हो। या फिर कि ये चक्रव्यूह चैलेंज के बारे में या ट्विन बैलेंस शीट के बारे में कुछ पूछ लिया तो उसके फॉर्डर पॉइंट के रूप में यहाँ वहां वो डाल सकते हो, इंटरव्यू में बोल सकते हो। और प्रीलिम में क्या पूछ सकते हैं, सेलियन फीचर के नाम पे सरफाइसी वगैरह में से कुछ सवाल निकल गए। ठीक, अब तक जो अपडेट आए थे आईएनबी कोड के अंदर वो मैंने आपको अभी पढ़ाए, लेकिन ये तो अभी भी लोकसभा में मेरे ख्याल से पास हुआ या पेंडिंग है, आगे चलता जाएगा। तो प्रीलिम से 15 दिन पहले, मेन से 15 दिन पहले prsindia.org उसकी ये लिंक पे जाके चेक कर लेना क्या स्टेटस अपडेट है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, दोहरे तुलन पत्र की चुनौती और वहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक वालों को क्या तकलीफ है। उनको ये तकलीफ थी बहुत सारा नुकसान हो रहा है और वहां पर मैंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को बहुत सारा ये 3000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो गया। ये क्यों हुआ कुछ देखते हैं। एक तो होता है ग्रॉस एनपीए, मतलब ऐसे सभी लोन जहां पर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 दिनों से ज्यादा ओवरड्यू है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनपीए, सकल एनपीए। एनपीए का हिंदी क्या होता है, अनार्जक परिसंपत्तियां। लेकिन सर्वे वाले ही ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो वो बोलते हैं सकल एनपीए। मतलब कि हिंदी या गुजराती में अपने को मेंस देना, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज का फिर ट्रांसलेशन करो, नहीं, जो सर्वे में चलता है तो वो हम भी चला सकते, सकल एनपीए, ग्रॉस एनपीए भी लिख सकते। ठीक, तो ये है ग्रॉस एनपीए क्या, सारी सभी लोन का समेशन। अब आरबीआई ये बोलती है कि अगर आप जो भी लोन में पैसा घुमा रहे हो उसके अनुसंधान में थोड़ा पैसा आपने एक तरफ रखना पड़ेगा एज एन इंटरनल इंश्योरेंस अगेंस्ट दिस ग्रॉस एनपीए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग, कि अलग से थोड़ा पैसा एक बाजू रखो। तो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग माइनस बहुत सारे अलग टेक्निकल अकाउंटिंग कंपोनेंट भी आएगा, वो सब माइनस माइनस करते जाओगे तो आपको मिलेगा नेट एनपीए, शुद्ध एनपीए, राइट। तो अब इधर ये इनको पंगा क्यों हो गया, 3000 करोड़ का नुकसान क्यों हो गया, बिकॉज ये जो प्रोविजनिंग के नाम पे थोड़ा पैसा अलग से रखना था वो आरबीआई ने अपने नॉर्म्स अपडेट किए थे तो इनको ढेर सारा पैसा अलग से रखना पड़ा। उस हिसाब से प्रॉफिट्स गॉन डाउन टू फिल दैट वैक्यूम और उसके चलते ये हम देख सकते या तो लॉस में चली गई या फिर की प्रॉफिट बहुत उनको कम दिखे। ठीक, एक लाइन में याद रखना होगा इंटरव्यू में, तो क्या जवाब है, हायर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, उसके चलते ये हुआ। और एक साइड टॉपिक क्राइसिस चल रहा है पंजाब फूड ग्रेन वाला, क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक वाले हर साल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 55,000 से ज्यादा करोड़ रुपए लोन में देते हैं। वो पैसे फूड कॉर्पोरेशन वाले राज्य सरकारों को देते हैं कि आप किसानों से जाके मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग पे राइस और व्हीट खरीद लो, गोडाउन में भरो और अपनी राशन की दुकानों में बेचो। दैट इज डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। फायदा क्या कि वो खुद पिक्चर में आए नहीं, लोकली काम खत्म हो जाए। ठीक, अब तो पंजाब राज्य सरकार को भी ऐसा पैसा मिला होगा, राइट। और लेकिन इंस्पेक्शन में ये पता चला कि ये पंजाब के जो वेयर हाउसेस थे वहां पर जितने पैसे उनको मिले थे उस हिसाब से उतना सामने स्टॉक था नहीं, मतलब साइफनिंग ऑफ द फंड्स। और वो कैसा फंड जो कि लोन में दिया गया था कहीं से, और वो उन्होंने एक बाजू कर दिया। इसलिए आरबीआई बोलती है कि ये भी गलत है। तो बैंकों ने थोड़ा पैसा, ये जितना इधर से साइफन हो गया उसका 15%, मतलब इतना अलग से आप अपने जो भी दूसरा बाकी पैसा वहां पे रखो, दैट इज प्रोविजनिंग। और बैंक वाले इससे नाराज और बोलते हैं हम पंजाब सरकार को नहीं लोन देंगे नेक्स्ट बजट। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। वापस आते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। सबसे पहले बात करी कि इकोनॉमिक सर्वे, उसके 2 वॉल्यूम, बजट वहां पर क्या है, और ये सारा चित्र
प्रस्तुत हो गया अपने 6 पिलर वाले चीज में कहाँ पे क्या फिट हो रहा है। और आज हम पढ़ रहे हैं पहला पिलर बैंकिंग फाइनेंस, और उसके अंदर भी बैंक वाली बात कर रहे हैं। वहां पर सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? चक्रव्यूह चैलेंज, कि घटिया फर्म वो एग्जिट नहीं हो पा रही, तो अपना लैंड लेबर कैपिटल एफिशिएंट फर्म में जा नहीं पा रहा है। उसके चलते हो रही है ट्विन बैलेंस शीट की समस्या, पब्लिक सेक्टर बैंक वालों को भी है, लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी है, राइट। बैंकों को वो समस्या कैसे, तो हमने डेफिनेशन क्लासिफिकेशन देख लिया, स्टैंडर्ड एसेट, एनपीए, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस, राइट। और ये उससे पहले पता चल जाए तो उसके लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट, और रिकवरी के लिए 3 रेक्टिफिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, रिकवरी। लेकिन रिकवरी के लिए हमको पता है ये पूरा बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, डीआरटी वाला, तो सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आए कि बाहर जल्दी से उसका निपटारा मानवाल हो जाए। तो सेलिएंट फीचर क्या थे हमने चर्चा की। ओके, सो वापस आते हैं सर्वे का वॉल्यूम 1 चैप्टर 1। वहां पर बात चली थी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की। पब्लिक सेक्टर बैंक की हमने मोटी मोटी चर्चा कर ली कि उनको एक तो तकलीफ है ये कि एनपीए और प्रोविजनिंग के नाम पे पैसा अटका हुआ है, राइट। और क्रेडिट में ग्रोथ जो होना चाहिए, मतलब लोन में पैसा जितना घुमाना चाहिए हर साल, वो उसमें ग्रोथ में भी कमी आ रही है। जनता डिपॉजिट में जो पैसा दे रही है उसके भी अंदर ग्रोथ होना चाहिए, उसमें कमी दिख रही है। फिर डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन है। ये 3 चीजें क्या है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो मतलब बड़ी बड़ी जो बातें थी यहाँ पर हम दिमाग में बिठा चुके। इस तरफ आते हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स, उनकी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या और कैसे। एनपीए क्या है? ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, राइट। तो इतना जो भी एनपीए बना करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा सरकारी बैंकों के लिए, उसका 61% कुछ बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा है। टॉप 5 एनपीए कंट्रीब्यूटर कौन से सर्वे के हिसाब से? पहला है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में एनपीए क्यों हो रहा है? मतलब कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या डिमांड उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के वियतनाम, फिलीपींस, उनसे टक्कर आ रही है, कॉम्पिटिशन, इनके कपड़ों की मांग कम है, और भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वैल्यू एडिशन कम है। वो अगर कपास होगा तो उससे यान ही बनाएगा, उसका जीन्स वो नहीं बना रहा है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। तो एक टॉप 5 एनपीए कंट्रीब्यूटर में एक है टेक्सटाइल। दूसरा है माइनिंग। माइनिंग कैसे? माइनिंग इंडस्ट्री में ये कोल माइन तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा आवंटन रद्द करा दिया, ठीक। आयरन ओर के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पर्यावरण और वगैरह में बैन कर दिया। फिर उससे सुधार के लिए सरकार अपनी तरफ से नए माइनिंग और कोल के लिए नए बिल लेके आई। कौन से थे? पिछले साल पढ़ाए थे, L7P3 में देख लेना। उसके अलावा भी आपने माइनिंग वगैरह शुरू करनी तो लोन, जो भी रेगुलेटरी परमिट है या एनवायरमेंट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, उसकी सारी समस्या। तो इन लोगों ने भी जो बैंक से लोन में पैसा लेके प्रोजेक्ट शुरू किया वो खत्म नहीं कर पा रहे, तो एनपीए हो रहा है। थर्ड सेक्टर इज स्टील। का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चाइना में, लेकिन चाइना के अंदर आपको पता हो पिछले साल अगस्त 2015 में शेयर मार्केट क्रैश हो गया। क्यों, कैसे हो गया? मेंस लेक्चर 5 पार्ट 4 ये वाले वीडियो देख लेना। खैर, ये जब क्रैश हो गया तो उस हिसाब से उसकी इकोनॉमी मंदगति में चली गई। तो स्वाभाविक है वहां पर जो भी खिलौने या मोबाइल वाली कंपनियां थी वो स्टील की कम खपत करेंगे, लेकिन जो स्टील पहले से उत्पादन कर चुके हैं वो कंपनियां क्या करें, कहीं और एक्सपोर्ट करना शुरू करो, थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो भी जाके करो, राइट। तो इस प्रकार से चीपर इंपोर्ट्स आर फ्लडिंग इंडियन मार्केट। तो स्वाभाविक है भारत की जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो सस्ता वाला क्लाइंट ले जाएगा। सरकार ने इनको मदद करने की कोशिश भी की कि ऐसा जो सस्ता स्टील आ रहा है उसके ऊपर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी डाले, दूसरे अलग अलग स्पेशल ड्यूटी, काउंटर वेयरिंग ड्यूटी वगैरह वगैरह। लेकिन एक हद से ज्यादा सरकार इनकी मदद नहीं कर सकती, बिकॉज स्टील इंडस्ट्री है उसके नीचे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री कौन सी होगी? मोबाइल है, ये जो भी कार इंडस्ट्री है वगैरह, राइट। तो बहुत सारे टैक्स अगर इन पे डाले जाएं तो वो नीचे वाली इंडस्ट्रियों को नुकसान होगा, क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, राइट। तो एक हद से ज्यादा वो सरकार नहीं कर पाएगी, अदरवाइज इन्फ्लेशन वहां से कहीं आपको और दिखता मिलेगा। दूसरी बात, ये चीन वाले और ऐसे दूसरे देश, रशिया वाले, वो जाके WTO में भी फरियाद कर सकते हैं कि अननेसेसरीली हम पे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर भारत सरकार लगा रही वगैरह। तो हाँ, मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं कर पा रहे। थर्ड सेक्टर। फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, EPC टाइप की कंपनियां, उन सब ने ये किया 2007 की सबप्राइम क्राइसिस से पहले ओवर लेवरेज कर दिया। मतलब ओवर मतलब कि चादर से ज्यादा अपने टांगे पसार देना। मान लो कंपनी की औकात या कैपिटल 100 करोड़ का हो और वो 1000 करोड़ के कोई हाईवे या ऐसे प्रोजेक्ट में जाके सरकारी प्रोजेक्ट में बिडिंग कर दे, बैंक के ऊपर से लोन का पैसा लाके, दैट इज ओवर लेवरेजिंग। अब इन सभी कंपनियों को ये था कि हम जैसे तैसे काम खत्म कर देंगे, वो कर नहीं पाए क्योंकि वो सबप्राइम क्राइसिस वगैरह लफड़ा हो गया। उनको ये भी तमन्ना थी कि कोई नहीं तो फिर सरकार ये अपना जो PPP एग्रीमेंट है उसको रीनेगोशिएट कर देगा,
कि ठीक है ये 20 साल में नहीं 30 साल में हाईवे कंस्ट्रक्ट करो, या फिर कि 20 साल नहीं 30 साल तक टोल टैक्स आप वसूल करना, या फिर कि बैंक वाले हमारी जो लोन थी उसको रिस्ट्रक्चर कर देंगे टेन्योर या टर्म इंटरेस्ट में सुधार करके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो स्वाभाविक सारी लोन एनपीए में तब्दील हो गई। इसके अलावा ये हाईवे वगैरह कंस्ट्रक्शन में सुप्रीम कोर्ट, लैंड एक्विजिशन इश्यू, रेगुलेटरी एनवायरमेंट, वो सारे लफड़े चल रहे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंकों ने जितना पैसा डाला है लोन के नाम पे उसका नियरली 25% मतलब 1/4 पैसा तो एनपीए बन गया है। एंड लास्ट सेक्टर इज एविएशन। ये लोग अपने खुद से ही दुश्मन हो गए थे यूजिंग प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब आपको नुकसान भी हो आपकी कंपनी को, फिर भी आप ऐसा कोई सस्ते में प्रोडक्ट दे दो ताकि कस्टमर आपके तरफ आ जाए। तो ये कुछ कंपनियां एक दूसरे के साथ ऐसी टक्कर में थी, और उसके सामने राज्य सरकार वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे ढेर सारा टैक्स लगाते थे, तो इनका ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो गया था। सो लाइक दैट, तो इनको भी जितना पैसा बैंकों ने इधर लोन में दिया उसका मोर देन 60% वो भी एनपीए हो गया है। एक और सेक्टर है पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट है तो उसके अपस्ट्रीम में क्या होगा, कोयले की खदानें, राइट। लेकिन वहां से कोयले की शॉर्टेज आ रही थी। क्यों आ रही थी हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। तो स्वाभाविक है उसके पास उतना कोयला आएगा नहीं, तो उत्पादन कैसे करेगा और उसे पैसा कैसे मिलेगा कि वो लोन का पैसा वापस करे। फिर रेल रोड कनेक्टिविटी बिटवीन कोल माइंस एंड थर्मल पावर प्लांट, वो उसमें उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं, तो अपस्ट्रीम इश्यू एक चले। डाउनस्ट्रीम में क्या, थर्मल पावर प्लांट वाले वो अपनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की वो जाके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बेचेंगे, और वो डिस्कॉम वाले फिर नीचे रिटेल क्लाइंट को देंगे, राइट। लेकिन ये डिस्कॉम के खुद के अपने लोन के कुछ प्रॉब्लम है, वो क्या थे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पिलर में चर्चा करें। लेकिन ये डिस्कॉम वाले भी उसके चलते इनसे ज्यादा खरीदी कर नहीं रहे, तो इस अंत में परिणाम ये है कि पावर प्लांट में भी जो पैसा लोन में दिया था उसमें भी ढेर सारा एनपीए बन रहा है। ओके, अब कोई भी लार्ज कॉर्पोरेट हाउस है तो राइट उसने कंपनी शुरू की है, कैपिटल लाया होगा दो तरीके से, आइदर डेब्ट और इक्विटी। अब जो पैसा वो इधर डेब्ट में लाया लोन के अंदर, स्वाभाविक है उसकी कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ही रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल टू रिवाइटलाइज हिज कंपनी। लेकिन बैंक वाले उसको कोई एडिशनल लोन नहीं दे रहे। क्यों, इन सभी कंपनियों का जो लेवरेज रेशियो है वो कुछ ज्यादा ही है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस कि ये कोई दे नहीं रहा है, मतलब कि ये जो इनकी बैलेंस शीट की तकलीफ है ये और खराब हो रही है। नेक्स्ट, इक्विटी। अब देखिए कोई भी कंपनी वो आईपीओ इशू कर सकती है पहली बार जब बाजार में आती है। आईपीओ के अंदर उसने अपने शेयर इशू कर लिए, वो कंपनी चलती है, अब उसको लगता है कि मेरे को और इक्विटी कैपिटल चाहिए, तो फिर से और शेयर भी इशू कर सकता है, जिसको बोलते हैं आईपीओ नहीं, उसको बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। लेकिन शेयर बाजार में भी मंदी चले। अगस्त 2015 में ये चीन के अंदर जो ग्लोबल वहां पर जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, उसके बाद से अपना बीएसई एनएसई उसका भी ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा सर्वे बोलता है। नेक्स्ट, 2015 में जितने भी आईपीओ आए थे जो कंपनियों के, उसके तो 50% आईपीओ ऐसे हैं जो कि इश्यू प्राइस से कम में आज बिक रहे हैं। तो अगर ये कोई दूसरी कंपनी आके अपना एफपीओ भी इश्यू करे तो जनता या तो खरीदेगी नहीं या फिर कि उसको उतना पैसा मिलेगा नहीं। तो एक तो पहले से कैपिटल की किल्लत थी, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम, और आगे नया कैपिटल उनको डेब्ट से भी नहीं मिला, इक्विटी से भी नहीं मिला, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसके चलते ये कंपनी वाले जो भी अपने एक्सपांशन का प्लान बनाया होगा वो डिले कर रहे हैं कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे। सो दोहरे तुलन पत्र की चुनौती। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या तकलीफ, हमने लंबी चौड़ी चर्चा कर ली, एनपीए और डिपॉजिट ग्रोथ वगैरह। उसके सामने लार्ज कॉर्पोरेट की तैयार, एक तो वो पुरानी लोन चुका नहीं पा रहे, नया उनको कोई लोन में भी नहीं दे रहा है, इक्विटी में भी नहीं मिल रहा है, उसके चलते वो अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पा रहे। अगर कंपनियां एक्सपांड नहीं करेंगी तो नई नौकरियां कैसे खड़ी होंगी, राइट, नया उत्पादन कैसे होगा, नया जीडीपी कैसे बढ़ेगा। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम। मतलब ट्विन बैलेंस शीट है प्रॉब्लम, उसके चलते अब आगे कि इसकी क्या दवाई करेंगे। ठीक है, लंबी चौड़ी बोल बच्चन ये अपने को कहाँ कैसे पूछ सकते हैं। प्रीलिम के अंदर ज्यादातर असर्शन, रीजनिंग, कॉज कॉन्सिक्वेंस टाइप के सवाल आ सकते हैं। अब तक हम लोग बात कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर, वहां पर एनपीए और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, मतलब अब तक हमने बस समस्या की बात करी। अब आते हैं दवाई की ओर कि ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम प्रॉब्लम वो तो है, लेकिन उसकी क्या दवाई